हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले थॉमस स्कॉट के बारे में, जो कि एक ऑनलाइन और ऑफलाइन फैशन रिटेलर है। एंड अगर मैं इस कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करूं, देन ये लास्ट 3 से 4 साल में 10x हो चुका है। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी इन द फैशन रिटेलिंग स्पेस। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर एनालिसिस। आज हम इसके बिजनेस मॉडल को कवर करेंगे, प्लस इसके फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस पे भी एक बार लुकआउट करेंगे। सो लेट अस फाइनली स्टार्ट विद द बिजनेस मॉडल। तो आखिर ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी बेसिकली एक टेक इनेबल्ड ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन फैशन रिटेलर है। ये मेनली मेंस वियर को कैटर करता है। ऑलमोस्ट इनका 83% रेवेन्यू मेंस वियर से आता है। वेल, जो इनके सेगमेंट जिसमें ये कैटर करते हैं वो है हाईली कॉम्पिटिटिव मिड प्रीमियम फैशन सेगमेंट। मतलब 1000 रुपीज़ से लेके 2000 रुपीज़ के प्राइमरीली रेंज इनके पास रहते हैं। ऑल्थो डिस्काउंट्स के बाद इनके रेंजेस जो है वो 500-600 से भी शुरू होते हैं। कंपनी के पास एक डाइवर्स पोर्टफोलियो है अपैरल और एसेसरीज का, सच एज हैंडबैग्स अंडर इट्स मेन ब्रांड थॉमस स्कॉट। और साथ ही साथ इनके कुछ इंटरनेशनल और लाइसेंस ब्रांड्स भी हैं जिन पे ये फोकस कर रहे हैं हाई ग्रोथ फैशन सेगमेंट में। और इनके अगर मैं रेवेन्यू मिक्स की बात करूँ, देन इनका जो 5% ऑफ देयर रेवेन्यू है इट कम्स फ्रॉम B2B सेगमेंट, वेल B2C से 95%। और इनका जो खुद का ब्रांड है थॉमस स्कॉट, उससे 33 से 35% रेवेन्यू अभी तक आता है। इनके पास अराउंड 12,000 SKUs हैं अक्रॉस 15+ ब्रांड्स, जो कि 9 से ज़्यादा चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये भी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ऊपर ऊपर से, बट अगर हम एट अ ग्लैंस थोड़ा सा देखें तो मेन अगर मैं इनका बिजनेस मॉडल बताऊं आपको, देन व्हाट दे प्राइमरीली डू इज़ कि ये कोई एक फैशन कंपनी नहीं है, ये मेनली एक टेक इनेबल्ड फैशन रिटेलर है। मतलब कि क्या करते हैं, जो ट्रेंड में चल रहा है उसको बनाते हैं। इनके पास खुद की 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं एज ऑफ नाउ। एंड ये इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ से मैन्युफैक्चर करते हैं आपके जितने भी मेंस वियर फैशन हो गए, कार्गो, टी शर्ट्स एंड बॉटम वियर, टॉप वियर, सब कुछ। प्लस एसेसरीज भी अभी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, धीरे धीरे वीमेंस वियर में आ गए हैं एंड हैंडबैग्स वगैरह मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मेन ये क्या करते हैं, जैसे कि इनके पास ना डेटा को लेवरेज करते हैं। ये देखते हैं कि जैसे कार्गो है, कार्गो का ट्रेंड में चल रहा है, कार्गोज हो गया या फिर आपका कुछ भी हो गया। लेट्स से कि फनल शर्ट्स अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, तो फनल शर्ट्स को देखेंगे कि अच्छा ये ट्रेंड में ऐसा ऐसा डिज़ाइन है। व्हाट दे डू सिंपली कि ये उस डिज़ाइन को कॉपी करेंगे एंड अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा और डिज़ाइन इन्हेंस करेंगे, बनाएंगे और उसी कैटेगरी को प्लग कर देंगे। मतलब कि जो ट्रेंड में चल रहा है उसको लिया एंड मैन्युफैक्चर करा एंड सेल करा, दैट्स ऑल। मतलब यही इनका मेन के जो ट्रेंड में चल रहा है उसको लिए हम। और कंपनीज क्या करते हैं, वो ट्रेंड बनाते हैं। ये क्या करते हैं, ट्रेंड को एंजॉय करते हैं कि आपने एक ट्रेंड बना दिया, वो चल रहा है एंड व्हाट दे डू इज कि दे मैन्युफैक्चर एंड एंजॉय द ट्रेंड। इनके पास एक यूएसपी है कि ये कम से कम जो मिनिमम लॉट इनका मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी है 120। मतलब ये चाहे तो केवल 100-120 ऑर्डर्स भी रेडी कर सकते हैं। तो इन्हें इनका जो स्टॉक का इन्वेंट्री वगैरह बहुत ही कम रहता है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर करते हैं तुरंत बेचते हैं। एक तरह से फास्ट फैशन ब्रांड हो गया। तो वही है कि इनका जो मेन यूएसपी है, आई गेस ये पहला ही कंपनी होगा इन द एंटायर फैशन रिटेलिंग स्पेस जिनका ये यूएसपी है। मतलब कि ये डेटा पे खेलते हैं, टेक एनेबल्ड। ये फैशन रिटेलर है ही नहीं, कहते हैं कि हम तो टेक कंपनी है। व्हाट दे डू इज कि जो ट्रेंड में चल रहा है टेक को देखते हैं एआई की तरफ, और भाई ये चल रहा है ट्रेंड में, उसको मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं एंड दे अर्न अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन दैट। सो यहाँ पर यही दिया है कि यूनिक डेटा ड्रिवन बिजनेस प्रोसेस है इनका। ये देखिए, ये कंटिन्यूसली डेटा कलेक्ट करते रहते हैं अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स, अजियो, मिंत्रा, टाटा क्लिक, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सबसे डेटा कलेक्ट करते हैं कि यूज़र्स किस चीज़ पे ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। वो कार्गो ज़्यादा सर्च कर रहे हैं या फिर फनल शर्ट्स क्या इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिर ये हाई डिमांड ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट को देख के सप्लाई डिमांड ग्राफ गैप्स को समझते हैं और बेसिक ट्रेंड्स वगैरह को मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं जो बेसिक ट्रेंड्स अभी चल रहे हैं एज ऑफ नाउ, और कस्टमर डिमांड और सेटिस्फेक्शन को भी मॉनिटर करते हैं। एंड व्हाट दे डू इज स्केल अप इन्वेंट्री बेस्ड ऑन बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स। मतलब ये क्या करते हैं कि जैसे 10 SKUs इनने देखे कि ये 10 चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं, तो ये 10 चीज़ों को अपना क्या कहते हैं, 10 चीज़ों को बना के ऑनलाइन बेचना शुरू कर देंगे। एंड देन उन 10 चीज़ों में से जो टॉप 2 और टॉप 3 चीज़ें होंगी जो बहुत ही अच्छा, जिनमें अच्छा खासा बूस्ट आया होगा, सेल्स वगैरह में अच्छा इम्पैक्ट है, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसको ये
हाई बेट की तरह ले लेते हैं, मतलब फिर उस पर उस चीज़ की लंबी मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं, उसके बड़े बड़े लॉट्स बना देते हैं जिससे वो आगे जाके उनका टॉप लाइन बढ़ जाए। तो वही है कि मतलब 10 चीज़ें बने, उनमें से 2-3 चीज़ें जो हाई परफॉर्मिंग उनको पकड़ के और बड़े नंबर्स में बना दिया। एंड दैट्स ऑल अबाउट देयर, मतलब जो उनका टेक मॉडल्स था उसके बारे में इतने ही था। थोड़ा मोड़ा अगर हम यहाँ पर देखें तो वही है कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं डेटा एनालिटिक्स एंड ऑटोमेशन के तरफ, देन उसको क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इनके पास 4, उससे मैन्युफैक्चर करके D2C मॉडल है, डायरेक्ट टू कस्टमर भेज देते हैं, मिंत्रा, टाटा क्लिक, अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स। 2 दिन में इनके पास डिलीवरीज अवेलेबल है, मतलब इनके वेयर हाउसेज बना रखे हैं जहाँ, और चैनल पार्टनर्स के साथ पार्टनर कर रखा है जिससे इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो 2 से 3 दिन के अंदर में डिलीवर हो जाते हैं इसीलिए। इनके अगर हम वेयर हाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें देन इनके पास एज ऑफ नाउ 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, चारों रीजन्स में। एंड अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र जोन में जो फैसिलिटी है उसमें 60,000 शर्ट्स पर मंथ की कैपेसिटी है, 20,000 बॉटम्स पर मंथ एंड निटवियर 20,000। फुलफिलमेंट कैपेसिटी 6,000 ऑर्डर्स पर डे कैन बी फुलफिल्ड। एंड बेंगलोर जोन की बात करूँ साउथ में देन 40,000 शर्ट्स, 40,000 बॉटम्स एंड फुलफिलमेंट कैपेसिटी सेम है 6,000 ऑर्डर्स पर डे। वेल इफ आई टॉक अबाउट NCR जोन, तो NCR में इनका कोई फैशन वाला काम नहीं, इनका पूरा हैंडबैग्स वाला एसेसरीज वाला काम है। ये 20,000 हैंडबैग्स पर मंथ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एंड कोलकाता जोन में इनके पास 1,000 पर मंथ पर डे ऑर्डर्स मीट करने की कैपेसिटी है। अब एक बार ना हम इनका बिजनेस स्ट्रक्चर समझेंगे। तो ये देखो आप, जैसे कि ये है तुम्हारा हो गया थॉमस स्कॉट, जस्ट अ मिनट, जैसे कि ये थॉमस स्कॉट है, तो इनके ना 2 मॉडल्स है, B2C बिजनेस और B2B बिजनेस। B2B बिजनेस है इनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें ये मार्क्यू क्लाइंट जैसे कि रेमंड हो गया, रेड टेप हो गया, बीइंग ह्यूमन हो गया, मैक्स हो गया, इनके लिए बनाते हैं, इनके लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इनसे ऑर्डर्स लेते हैं एंड उनको मैन्युफैक्चर करते हैं। वाइल जो इनका B2C बिजनेस है वो मेन है, इनका जो B2B है उससे तो केवल 5% ही आता है और बिजनेस टू कस्टमर से 95% आता है। एंड बिजनेस टू कस्टमर में भी इनके 2 सेगमेंट्स हैं, 2 सेगमेंट्स में इनका एक खुद का ब्रांड हो गया जो कि है थॉमस स्कॉट, और एक हो गया इनका लाइसेंस ब्रांड्स जो कि है आपका, जैसे लाइसेंस ब्रांड्स मतलब कि जैसे कि आपने नोटेका का नाम सुना होगा, एंड देयर आर मैनी ब्रांड्स, नोटेका, एरोस्टेपल, एनॉक, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मिंत्रा के एक्सक्लूसिव, रोडेस्टर वगैरह। तो ये कुछ ब्रांड्स मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जो मिलते हैं, जैसे कि सिंबल हो गया, तो इन कुछ ब्रांड्स के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना वो यही करते हैं, ये मैन्युफैक्चर करके उनके पूरे ब्रांड्स मैनेज करते हैं। मतलब मिंत्रा ने खुद का एक ब्रांड बनाया एंड थॉमस स्कॉट को दे दिया कि भाई तुम बनाओ, तुम बेचो, तुम मैनेज करो एंड वील टेक अ कमीशन वगैरह ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऐसा कुछ इनका मॉडल है। तो मेन ये क्या करते हैं कि जो उनके लाइसेंस और बाहर के बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, नोटेका वगैरह, उन ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चर करते, पूरा ऑपरेट करते हैं, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स, मैन्युफैक्चर खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से करते हैं, ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करके एंड उसको सेल करते हैं विया द ब्रांड नेम्स, मतलब, और देन ब्रांड्स को रॉयल्टी दे देते हैं। नोटेका के ब्रांड के अंदर बेचा, नोटेका को रॉयल्टी दे दिया, लेट्स से एरोस्टेपल के अंदर बेचा, उसको रॉयल्टी दे दिया, ऐसा काम है इनका। ओन ब्रांड जो है इनका वो थॉमस स्कॉट है, जिस अब 95% रेवेन्यू B2C से आता है। और अगर हम देखेंगे लेट्स से जस्ट अ मिनट, ये देखो आप डेटा, तो फाइनेंशियल 25 में अगर मैं बिजनेस डेटा देखूँ देन 140 CR इनका था B2C बिजनेस से एंड 8 CR था B2B बिजनेस से। इनका जो खुद का ब्रांड है थॉमस स्कॉट B2C, उसमें से 56 करोड़ 56 करोड़ आया था। वह लाइसेंस ब्रांड से 90 करोड़, मतलब जो मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट के ब्रांड्स हैं और जो ब्रांड्स एक अदर ब्रांड्स हैं उनसे 90 करोड़ आया था। एंड जो इनका खुद का ब्रांड थॉमस स्कॉट है उसने 56 करोड़ कंट्रीब्यूट करा था इन द रेवेन्यू। एंड इफ़ यू सी वन थिंग, यहाँ पर जो इनका थॉमस स्कॉट ब्रांड है, तो ये देखो आप FY22 में इन्होंने ब्रांड शुरू करा था एंड तब केवल और केवल इसका 1 करोड़ का रेवेन्यू था, और 1 करोड़ के रेवेन्यू से दे हैव टच द हाइट्स ऑफ 50 करोड़ का रेवेन्यू। 23 में ये कितना था, 20 करोड़, 20 करोड़ से 20-21 करोड़ से 56 करोड़, तो ऑलमोस्ट 2.5x 3x का जंप कर चुके हैं अपने उस लेवल से विद इन 3 years, 2x 3x का जंप। एंड अगर आप 22 से देखोगे तो 50x का जंप है, 56x का जंप है। एंड थॉमस स्कॉट अगेन इन्होंने यहाँ पर देखा है कि थॉमस स्कॉट .in पे प्रेजेंट है, मिंत्रा, अजियो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड वेरियस कलेक्शंस इनके पास मेंस वेयर में, एंड बॉटम वेयर से लेके टॉप वेयर, हाई क्वालिटी मिड प्रीमियम सेगमेंट में केटर करते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस ये देखो, लेनिन कलेक्शन भी इनके पास, हैंडबैग्स है फ्लिपकार्ट पे, एंड ऑफलाइन प्रेजेंस भी इस ब्रांड का बेंगलोर में ही इनके 5 स्टोर्स हैं, रिटेल आउटलेट्स इन द बेंगलोर इटसेल्फ।
नाउ वील मूव ऑन टू लाइसेंस एंड अदर ब्रांड्स। तो अगर हम लाइसेंस एंड अदर ब्रांड्स देखें तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है, क्योंकि अजियो के साथ रिसेंटली इन्होंने पार्टनरशिप करा ब्यूडा जीन्स कंपनी प्रेजेंट करने के लिए, फ्रेंच कनेक्शन, एरो स्टेपल, मिस्टर बोवरीवर्ड, इनविक्टस, नोटिका, एनॉक, हियर एंड नाउ, रॉबर्ट वुड्स, मतलब बहुत ही फैमिलियर ब्रांड्स है, क्योंकि हम ये डे टू डे में मिंत्रा वगैरह पे इनके एड्स देखते रहते हैं। एंड उनके जो कपड़े हम यूज़ करते हैं वो कौन मैन्युफैक्चर करता है? इट्स थॉमस स्कॉट, नो वन एल्स। तो थॉमस स्कॉट इज़ द वन जो कि इनके लिए कपड़े मैन्युफैक्चर करता है। ये देखो मिंत्रा, अजियो, नामशी जो कि दुबई का है, वहाँ पर भी इनके कपड़े जाते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे कि मतलब सब पे ये मिंत्रा, अजियो, फ्लिपकार्ट। एंड रेवेन्यू की बात करूँ तो इसका तो अलग ही लेवल का ग्राफ है। 3 साल पहले ये केवल 15 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा था, एंड अभी ये 90 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, 96 करोड़ का। सो दैट्स मतलब वेरी फैसिनेटिंग कि यार 15 करोड़ से 6 गुना का जंप है, 96 करोड़ के लेवल्स पे आ गए इनका लाइसेंस एंड अदर ब्रांड्स, एंड इट इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग। B2B जो है इनका वो 5% है बिजनेस। इस बिजनेस में होता क्या था, पहले जो थे ना ये 2010 वगैरह में, तो ये वही काम करते थे B2B वाला। अगर आप पुराना डेटा देखोगे तो 30 करोड़ इनका B2B से आता था, और आज के टाइम पे इनका 7-8 करोड़ आता है। तो रेवेन्यू कम हो गया, क्योंकि क्या है कि ये जो ना ब्रांड्स ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया रेमंड ने कि ये कपड़ा तुम्हें बनाना है, एंड देन उनको वैसे ही बनाना पड़ता था, तो इसमें मार्जिन बहुत कम थे। सो इसलिए इन्होंने इस बिजनेस को धीरे धीरे कम कर दिया। बट स्टिल दे आर सेइंग कि हम जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनके साथ कंटिन्यू रखेंगे बिजनेस थोड़ा मोड़ा। एंड नाउ वील मूव ऑन टू की मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो FY23 में जो रेवेन्यू था इनका टोटल, मतलब B2B रेवेन्यू था वो ज़्यादा था, 260 करोड़, देन वो 110 हो गया, देन वो 80 हो गया इन लैक्स, इट इज़ तो 8 करोड़ हो गया। एंड B2C बढ़ गया, एंड ऑल्सो दिस थॉमस स्कॉट भी अच्छा खासा बढ़ा। तो B2 जो इनका लाइसेंस ब्रांड था वो 6x जंप आया 3 साल में, एंड जो इनका खुद का ब्रांड है थॉमस स्कॉट उसमें 2.5 से 3x का जंप आया, क्योंकि लाइसेंस ब्रांड्स में एक ही ब्रांड को ग्रो नहीं करना, आपको 10 ब्रांड्स ग्रो करने हैं, आप नए नए क्लाइंट्स ऐड कर सकते हो, तो इसलिए उसमें अच्छा खासा ग्रोथ आ गया। वेल जो इनका ब्रांड वाइज SKUs देखोगे तो खुद के ब्रांड के इनके 4000 थे, फिर 8000 हो गए, देन 12000, एंड अदर ब्रांड्स के इनके 17000 SKUs है। फुलफिलमेंट कॉस्ट पर यूनिट इज 31, 24 एंड 19, तो ये कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर देम, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इससे अच्छा शो करता है। रेवेन्यू स्प्लिट मेंस अपीरियल 83%, वाइल जो इनका किड्स अपीरियल है वो 4%, वुमेन एक्सेसरीज 8%, वुमेन अपीरियल 4% एंड मेंस एक्सेसरीज 1%। नाउ वे फॉरवर्ड, तो थॉमस स्कॉट जो इनका खुद का ब्रांड है उसको लेके इनका क्या टारगेट है, तो फोकस ऑन ई कॉमर्स एज प्राइमरी सेल्स चैनल कपल्ड विथ हाई विथ लो डेप्थ स्ट्रेटेजी टू लॉन्च ट्रेंड फोकस डिजाइन्स। अगेन ये वही ट्रेंड्स पे फोकस करेंगे, एंड क्विक कॉमर्स सेल्स को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, मतलब ये जो 10 मिनट वाले प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी धीरे धीरे आना चाह रहे हैं। लाइसेंस एंड अदर ब्रांड्स में दे आर फोकसिंग ऑन प्रीमियमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बाय कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ कंपनी एसोसिएशन विद इंटरनेशनल ब्रांड्स। ये क्या कर रहे हैं कि इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ टाई अप करके कंटिन्यूसली अपने जो पोर्टफोलियो ब्रांड पोर्टफोलियो उसको एनहेंस करना चाह रहे हैं, सो जिससे इनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़े, और मतलब टॉप लाइन और बॉटम लाइन में अच्छी खासी ग्रोथ है। टेक्नोलॉजी पे भी अच्छा खासा इनका फोकस है, ये AI का यूज़ कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। एंड नाउ लेट्स फाइनली मूव ऑन टू देयर फाइनेंशियल्स, क्योंकि फाइनेंशियल्स के बिना तो कुछ है ही नहीं, मतलब बातें आपसे जितनी बड़ी कर लो, बट फाइनेंशियल्स आर द वंस व्हिच आई गेस मैटर्स द मोस्ट। सो Q1 के अगर हम लेटेस्ट रिजल्ट्स की बात करें, देन इनका जो रेवेन्यू था वो 97% ईयर ऑन ईयर लेवल से ग्रो करा। EBITDA मार्जिन इनके 11.2% थे, पैट मार्जिन 150% थे, पैट मार्जिन 6.4% थे। वेल जो इनका पैट ग्रोथ था वो 150% ईयर ऑन ईयर था। अभी तक हो क्या रहा था इस कंपनी के साथ, इनको ना ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा था, मतलब इनका सेल्स ग्रोथ अगर कुछ होता था तो जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ था उससे कम ही हो रहा था, बट अभी जाके फाइनली इट इज़ द टाइम कि जब इनका सेल्स 100% से ग्रो करा, पैट 150% थे, तो इस केस में इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। एंड अब हम देखेंगे एक्सपेक्टेशंस क्या है भाई, आगे का क्या सीन है। तो आगे का जो रेवेन्यू सीन है, अगर मैं इसी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ को कंटिन्यू समझूँ कि भाई ये जो 100% से ग्रो कर इस क्वार्टर में अगर ये ऐसे ही कर लिया, देन दे कैन ईजिली बीट 250 से 280 करोड़ का रेवेन्यू, ठीक है, मतलब 300 करोड़ भी ये कर सकता है। एंड अगर आप करंट मार्जिन देखोगे तो वो 6.4% है पैट मार्जिन इन Q1। तो अगर हम यही पैट मार्जिन को अज्यूम करें, देन इनका जो FY26 का एक्सपेक्टेड पैट बन रहा है वो 16 से 18 करोड़, मतलब आराम से 18 से 20 करोड़ ये कर लेगा। एंड करंट वैल्यूएशन जो है इनकी वो अराउंड 500 550 600 करोड़ का है, तो फॉरवर्ड पी इनका बेसिकली 30 का बन रहा है, और अगर आप वैसे देखोगे देन और करंट पी 40 का है, सो इट्स अ लाइक मूव ऑफ 33-35% विच वी कैन एक्सपेक्ट जो गेन्स हैं यहाँ पर।
अगर आपने एक्सपेक्टेड गेंस मैंने कैसे निकाला, फॉरवर्ड पी कैसे निकाला, ये देखना है तो आई लेटेस्ट द लिंक इन कमेंट सेक्शन। मैंने प्रॉपर 1 घंटे का वीडियो बनाया, दोनों पार्ट्स में 20-20 मिनट्स की वीडियो है। सो डू रेफर टू देम, जहाँ से आपको प्रॉपर पता चलेगा वैल्यूएशंस को हम कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू 250 से 280 करोड़ है, एक्सपेक्टेड पैक 16 से 18 करोड़ है। तो फॉरवर्ड मार्केट कैप जो बन रहा है, जो करेंट पी है, उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे आने वाले पैट को, तो आ जाएगा फ्यूचर मार्केट कैप 640 से 720 करोड़ एंड करेंट इज 500 करोड़। तो मतलब यहाँ से इजीली वी कैन से कि 30% 35% का गेन मिल सकता है हमें। एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज कि हमें 100% का ग्रोथ इंजन मिल रहा है एट अ फॉरवर्ड पी ऑफ 30। सो डील डिसेंट है नहीं है, ये तो आपका सब्जेक्टिव पर्पस है, मतलब आप इट्स अ सब्जेक्टिव डिसीजन। बट ओवरऑल मैं देखूँ तो कंपनी बहुत अच्छा है, वी कैन हैव अ आई ऑन दिस, मतलब यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस फॉर श्योर। Q2 में इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे, मतलब ट्रैक करने लायक बन सकते हैं, क्योंकि Q2 Q3 अगेन थोड़ा सा हैवी सीजन होता है फेस्टिवल्स के कारण। सो ओवरऑल अच्छा कंपनी है, यू कैन हैव अ लुक फॉर श्योर। सो एक डिस्क्लेमर भी है कि डोंट टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट कॉल, ये केवल लर्निंग पर्पस के लिए था। एंड दैट्स ऑल फॉर दैट इज साइनिंग ऑफ राघव टिकरे।